दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। नर्मदा के केवल नाम में गर्मी थी, स्वभाव से वह बहुत कठोर थी, जिसके कारण शादी के 4 दिन बाद ही माँ और बहन ने नरेंद्र को आज़ाद छोड़ दिया। शादी के कुछ दिन बाद ही नरेंद्र पत्नी नर्मदा के साथ दूसरे शहर में आकर रहने लगा। धीरे धीरे पत्नी के कटु स्वभाव के कारण माँ और बहन ने उससे रिश्ता ही खत्म कर लिया। अब माँ को कभी बेटे की याद नहीं आती और बहन सिर्फ रक्षाबंधन पर ही अपना फर्ज निभाती। इसमें दोष उनका नहीं, नर्मदा का है। वास्तव में उसने कभी सास ननद से या किसी अन्य रिश्तेदार से कोई नाता ही नहीं रखा था। आज जीवन के 30 वर्ष बीत गए, नर्मदा का स्वभाव वैसा ही है। उनका एक बेटा और बहू है। नर्मदा बहू के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती है। नरेंद्र जिंदगी भर पत्नी के कहे अनुसार चलता रहा ताकि घर में शांति बनी रहे। रिश्तेदारों से फालतू का नाता नहीं रखा, लेकिन आज नरेंद्र के छोटे भाई विजय का फोन आया था। विजय की बेटी की शादी तय हो चुकी थी। जब नर्मदा को पता लगा तो वह बोली, तुम मेरे सगे हो या विजय के, मैं जानती हूँ तुम तो अपने खून का ही साथ दोगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए गुजार दी, लेकिन तुम मेरे कभी नहीं हुए, अपने परिवार के ही रहे। नरेंद्र ने सिर पीट लिया। क्या करूँ मैं इस औरत का, दम घुटने लगता है। तुमने मुझसे खाना क्यों नहीं मांगा, बहू से क्यों मांग लिया? तुमने बहू को सिर दर्द की दवा लाकर क्यों दी, बेटा लाकर दे देता। बाजार से लौटकर तुमने बहू से चाय क्यों बनवाई, मुझसे क्यों नहीं कहा? नर्मदा की यही बुरी आदत है, हर बात में वह अपने आप को सर्वोपरि मानती। उम्र के इस पड़ाव पर भी वह परिपक्व नहीं हुई। इसका अफसोस नरेंद्र को आज तक है, क्योंकि जब नर्मदा ब्याह कर आई थी तो उसे माँ और बहन के साथ मुझे बांटना सख्त नागवार गुजरा था और वह कभी अच्छी बहू नहीं बन पाई। ना जाने कैसी मानसिकता है उसकी। नरेंद्र का हमेशा मन करता है कि अब घर में बहू बेटा है, सब मिलकर खुशी खुशी रहे, लेकिन नर्मदा हमेशा बहू पर आदेश चलाती, अपना अधिकार जताती। शादीशुदा बेटे के कपड़ों से लेकर उसके खाने की प्लेट तक पर वह अपना हक समझती। बेटा भी अपना हाथ खींचना चाहता है। उसे लगता है कि माँ को उसके वैवाहिक जीवन में इतना दखल नहीं देना चाहिए। ऐसे वातावरण में बेटे का भी दम घुटता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। नर्मदा कहती है, कोई ज़रूरत नहीं बहू से ज़्यादा घुलने मिलने की, पराया खून पराया ही रहता है। वह हमारी बेटी नहीं है, ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मीठा बोलोगे उतना ही सिर पर चढ़कर नाचेगी। नरेंद्र बोला, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, वह तो मेरा अपना खून थे, परंतु तुमने तो उन्हें भी मुझसे अलग कर दिया। 2 दिन नहीं रही तुम ससुराल में, अब तुम मुझे समझा सकती हो कि मेरा अपना कौन है? कहते हुए नरेंद्र का गला लगभग भर आया था। वह 3 भाई, लेकिन नर्मदा ने सबसे रिश्ता तोड़वा दिया। आज जिंदगी यह है कि जीवन के 30 साल बाद नरेंद्र बिल्कुल अकेला है। बहू बेटे पर प्यार लुटाना चाहता है, लेकिन वह भी नर्मदा को गंवारा नहीं। शाम को डिनर करते समय दीपक ने कहा, बाबूजी, विजय चाचा की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, लड़का फौज में है। नर्मदा घूर कर बोली, तुझे बड़ी खबर है चाचा की बेटी की? वह तो कभी हमारे घर झांकने तक नहीं आते। हम मर गए या जिंदा हैं, अभी खबर ली है उन्होंने? नरेंद्र बोल उठा, हम मर गए होते तो मेरा भाई जरूर आता। नर्मदा, अभी हम मरे कहाँ हैं? बाबूजी का यह उत्तर सुनकर दीपक हक्का बक्का रह गया। बहू पूजा रोटी परोस रही थी, अचानक ही रुक गई। नरेंद्र बोला, नर्मदा, तुम कितनी कठोर हो। दूसरे की बेटी का कन्यादान भी लोग अपनी समझ कर करते हैं। विजय तो फिर भी मेरा अपना खून है, मेरा छोटा भाई। उस लड़की ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसके साथ दुश्मनी निभा रही हो? तुम्हारे कहने पर मैंने हर रिश्ता खत्म कर दिया। अपने छोटे भाई की शक्ल देखे मुझे बरसों बीत गई। माँ के अंतिम संस्कार में भी तुमने मुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि माँ ने अपना पुश्तैनी हार छोटे भाई की पत्नी को दे दिया था। तुम्हें यह गवारा नहीं गुजरा और तुम जिद पकड़ कर बैठ गई कि वह माँ ही क्या जो अपने जन्मे बच्चों में भेदभाव। इतना भारी पुश्तैनी हार छोटी को उठा कर दे दिया। मैं क्या उनकी बहू नहीं थी? अब तो बहन ने भी मेरे घर आना लगभग बंद ही कर दिया है। नर्मदा दूसरों में दोष निकालते हुए बोली, मुझे पता है रिश्ता हुए 15 दिन हो गए, लेकिन क्या तुम्हारा भाई तुम्हें बताने आया? उन्होंने भी तो कभी मुड़कर हमें नहीं देखा। क्या वे हमारे बेटे की शादी में आए थे?
तो हम उनकी बेटी की शादी में क्यों जाए। आज नर्मदा का व्यवहार असहनीय हो रहा था। अगले दिन नरेंद्र बालकनी में बैठा चाय पी रहा था तो दूध वाले ने टोका, बाबूजी इस महीने थोड़ा एडवांस मिल सकता है, मेरे भाई की बेटी की शादी है, छोटी मोटी ज्वेलरी देना तो बनता है, मैं उसका ताऊ हूँ, मुझे भी अपना फ़र्ज निभाना होगा। यह सुनकर नरेंद्र चौंका। मुझसे अच्छा तो यह दूध वाला है, अमीर नहीं है, फिर भी इसे अपना फ़र्ज याद है। नरेंद्र ने उसे 10,000 रुपये एडवांस दे दिया। वह धन्यवाद करता हुआ चला गया। नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। इतना अमीर होने का क्या फ़ायदा, सर्वसंपन्न होने के बावजूद भी मैं अपनी भतीजी को छोटा मोटा गिफ्ट देना तो दूर, उसकी शादी में भी नहीं जा सकता। नरेंद्र इसी सोच में डूबा रहने लगा। एक दिन बहू पूजा ने पूछा, बाबूजी आप कुछ दिन से ढंग से खा पी नहीं रहे, आप परेशान हैं, मुझसे बात करिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। नरेंद्र जी बोले, बेटी मैं विजय को लेकर परेशान हूँ। पूजा बोली, बाबूजी चाचा जी की वजह से आप परेशान क्यों हैं। नरेंद्र बोला, उसने हमें शादी में नहीं बुलाया, अपने बड़े भाई को भूल गया। अब मैं किस मुंह से नर्मदा से कहूँ कि वह भतीजी की शादी में चले। बरसों बीत गई, हमने एक दूसरे से बात नहीं की। पूजा बोली, आप बड़े हैं बाबूजी, पहल आपको ही करनी चाहिए, मैं और दीपक आपके साथ हैं। हम चाची जी के घर की चौखट पार करके जाएंगे तो वह खुश ही रहेंगे, मुझे इसका विश्वास है। और फिर अपनों के बीच मनमुटाव कैसा कड़वे बोल बोल कर झगड़ा बढ़ाया जा सकता है, और बराबरी की तो होड़ कई रिश्ते भी छूट जाते हैं। किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी, झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माँ बाप की संपत्ति झगड़े की वजह थी, अब तो वह भी नहीं रही, सब कुछ तो आपने बराबर बांट लिया। फिर अगर चाचा जी ने थोड़ा बहुत अधिक ले भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप बड़े हैं, छोटे भाई के लिए इतना तो छोड़ ही सकते हैं। पूजा के कहे शब्द सुनकर हैरान रह गया। बहुत गहरी सोच है उसकी। नरेंद्र जी को पूजा के रूप में सहारा मिल गया। वह बोले, बेटी मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। पूजा बोली, तो चलें बाबूजी, कल सुबह ही चाचा जी के घर। इतना कहते हुए पूजा उठकर अपने कमरे में चली गई और एक लाल डब्बा ले आई। बाबूजी को देते हुए बोली, यह लीजिए, इसमें मेरी नंद के लिए उपहार है। डिब्बा खोल कर देखा तो नरेंद्र जी चौंक गई और बोले, परंतु बेटी यह हार तो तुम्हारा है। पूजा बोली, बाबूजी अभी नया हार बनवाने का समय नहीं है, मेरे लिए बाद में बनवा दीजिएगा, अभी तो आप यही लेकर चलिए। कितनी आसानी से पूजा ने उलझन सुलझा दी। अगले दिन सुबह तय कार्यक्रम के अनुसार पूजा और दीपक के साथ नरेंद्र जी घर से निकले। उस समय नर्मदा किसी काम में व्यस्त थी। दीपक ने कहा कि वह पूजा को उसकी किसी खास सहेली से मिलने जाना है। बाबूजी को भी बाजार में कुछ काम है, वह उन दोनों को अपने साथ लेकर जा रहा है, रास्ते में छोड़ देगा। पूजा ने चाचा जी के घर में प्रवेश करते हुए कहा, आप कुछ मत कहना पापा जी, बस चुपचाप मेरी नंद के हाथ में यह हार थमा देना, देख लेना चाचा जी नाराज नहीं होंगे। बिगड़े रिश्तों को संवारने में कई बार अनचाहा भी सह लेना चाहिए, अगर वे कुछ कहे तो आप चुप ही रहना। छोटे भाई की दहलीज पार की तो ऐसा लगा मानो मन हल्का हो गया। पूरा परिवार बरामदे में बैठा शादी की तैयारियां कर रहा था। बहन भी आई हुई थी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदार भी थे। शादी वाली लड़की चाय की ट्रे लेकर रसोई से बाहर निकल रही थी। उसने उन्हें देखा तो पैर दहलीज पर ही चिपक गए। नरेंद्र जी ने अपनी बाहें फैला दी, अरे गुड़िया, तुम हमें देखकर हैरान हो, आजा मेरी लाडो, कितनी बड़ी हो गई। इन शब्दों ने दिल की दूरियां मिटा दी। गुड़िया ने चाय की ट्रे पास की मेज पर रखी और भागकर ताऊजी की बाहों में समा गई। तभी पूजा ने सुंदर हार गुड़िया के गले में पहना दिया। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। आगे बढ़कर विजय ने बड़े भाई के पैर छू लिए और पूछा, भाभी नहीं आई? लगता है मेरी भाभी को मनाने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम चलेंगे उन्हें मनाने। छोटे भाई की पत्नी निशा ने भी नरेंद्र के चरण छुए और बोली, लेकिन आपको लगता है कि नर्मदा दीदी मान जाएंगी? दीपक बोला, चाचा जी हम सब आपके साथ हैं, हम यही कहने आए हैं, बस एक बार घर पर बुलाने आ जाइए, माँ भी संतुष्ट हो जाएगी। विजय ने दीपक का माथा चूम लिया, बहुत बड़ा हो गया है तू और समझदार भी। नरेंद्र जी बोले, एक बार घर पर बुलाने आजा छोटे, अगर तुम्हारी भाभी नहीं भी मानी तो हम तीनों आ जाएंगे। विजय बोला, क्या भैया इस उम्र में भाभी का मन दुखाओगे? उम्र भर तो उनकी जिद मानते रहे, 30 वर्षों से अपनों से कोई नाता नहीं रखा। उम्र के इस पड़ाव पर जब भाभी को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, आप उनका साथ छोड़ देंगे? इतना गलत नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी इस उम्र में टूट जाए।
गुड़िया ने हार वापस डब्बे में रखते हुए पूजा को थमा दिया और बोली, हम पहले ताई जी से मिलेंगे, उसके बाद ही यह हार स्वीकार करेंगे। सभी ने निश्चय किया कि हमारे यहाँ आने के बारे में नर्मदा को कोई कुछ नहीं बताएगा। अगले दिन विजय पत्नी और बेटी के साथ नरेंद्र के घर बुलावा देने पहुंचा। पूजा दरवाजे की ओट से देखने लगी। विजय ने आगे बढ़कर शादी का कार्ड नर्मदा को देते हुए कहा, भाभी, आपकी बिटिया की शादी, कृपा सह परिवार आप उसे आशीर्वाद देने आए। पूजा हमारे घर की बहू है, उसे भी साथ लेकर आइएगा। नर्मदा गुस्से में भरकर आज शुद्ध आई है भाभी की, सारे शहर में नौता बांट दिया और हमारी अब सूझी है। विजय ने नजरें झुका ली। नरेंद्र बीच में ही बात काटते हुए बोला, यह तुमसे डरता है, तुम्हारा लाडला देवर जो ठहरा। आओ विजय, अंदर आओ। नरेंद्र ने सबको अंदर बुला लिया। नर्मदा शादी का कार्ड और मिठाई का डब्बा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन नरेंद्र ने जबरदस्ती डब्बा लेकर पूजा को पुकारा। वह भागी हुई चली आई। चाचा चाची के चरण स्पर्श करके शादी का कार्ड और डब्बा लेकर अंदर जाने लगी तो निशा ने पूजा को अपने गले से सोने की चैन उतार कर पहना दी। नर्मदा ने विरोध किया तो निशा बोली, क्यों दीदी, हमारे घर की बहू है, आज पहली बार मैं इससे मिली हूँ, शगुन तो देना बनता है। नर्मदा और अधिक विरोध नहीं जता सकी। तब तक दीपक भी ऑफिस से लौट आया। चाचा चाची से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। चाचा जी, मेरी छोटी बहन की शादी, बरसों से बहन के प्रति प्यार मन में दबा रखा था, अब अपनी बहन की शादी में खूब काम करवाऊंगा। नर्मदा गुस्से से फट पड़ी, हाँ हाँ, तुम बाप बेटे को और आता ही क्या है, बिना बुलाए नौकर बनकर पहुंच जाना। जब कोई नहीं आया तब इन्हें हमारी याद नहीं आई। सभी अवाक रह गए। विजय और उसकी पत्नी पत्थर से जड़ हो गई। आज नरेंद्र जी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा ही है, किसी और के हम कुछ नहीं लगते? और तुम क्या सोचती हो कि तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे, और हमारे ना जाने से क्या बिटिया की शादी रुक जाएगी? इस भूल में मत रहना। यह तो मेरी सहनशीलता है जो जिंदगी भर इतना सहता रहा कि मेरे घर में झगड़ा ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी हर बात स्वीकार की। भाई बहन से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आज वह मेरे घर चल कर आया है, इसीलिए तुम्हें उनका सम्मान करना होगा। अगर शादी में नहीं जाना तो रहना इस घर में अकेली। हम बेटी की शादी में जरूर जाएंगे। विजय ने टोका, नहीं भैया, इस उम्र में आप भाभी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। नरेंद्र गुस्से में भरकर बोला, क्यों, मैं क्या पेड़ पर उगाया था जिसे नर्मदा ने तोड़ लिया? मैं भी किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। यह सारी उम्र अपने मायके की तारीफ़ें करती, इसने अपने भाइयों से रिश्ता नहीं तोड़ा, मुझ पर दबाव डाला, मैंने तोड़ दिया। आज समझ आता है कितना नपुंसक था मैं, जो पत्नी के कहने पर सारे रिश्ते तोड़ दिए। 30 वर्षों तक मुड़कर नहीं देखा, आज बहू ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी भतीजी की शादी, मेरा बेटा और बहू अवश्य शामिल होंगे। तुम जाओ विजय, शादी की तैयारियां करो। दीपक अपनी बहन की शादी में काम करवाने के लिए कल ही पहुंच जाएगा। विजय पत्नी के साथ वापस चला गया। नर्मदा चीख चीख कर, जाओ तुम सब खुशी खुशी, मैं भी देखती हूँ, इस घर में मातम होगा, मेरी चिंता ही किसे है। नर्मदा उस दिन कोप भवन में चली गई, फिर बाहर नहीं आई। नरेंद्र बेटी बहू सहित भतीजे की शादी में शामिल हुआ, लेकिन नर्मदा के बगैर शादी अधूरी अधूरी सी लग रही थी। बेटी ब्याह कर खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई, परंतु नर्मदा शादी में शामिल होने के लिए नहीं आई। सब रिश्तेदार चले गए। नरेंद्र विजय की चौखट पर बैठा सोच रहा था, पता नहीं कब नर्मदा के मन में जमी बर्फ पिघलेगी, लेकिन मन में आज भी एक आस है, शायद नर्मदा जैसी औरत कभी नहीं बदलती, उन्हें अपना अहंकार प्यारा होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, तो हमारे हौसले के लिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।